नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इससे पहले कि हम करें बुलेटिन की शुरुआत, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग पर नजर डाल लीजिए जो हमने देखा है सीधे सीधे अमेरिकी बाजारों से आती हुई नजर आई है। और वो ये कि फाइनली जिस बैठक का इंतजार था उस पर निर्णय आया। यूएस फेड ने ब्याज दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। बाजार यही मान के चल रहा था, आकलन यही लगाया जा रहा था और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो कंसेंसस है यही बनता दिख रहा था कि इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन आगे के लिए जो कमेंट्री है वो अब महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पावेल साहब ने आगे दो और यहां पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की दो बार बात कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसी पर हमने देखा है मार्केट्स का रिएक्शन आता हुआ। आज हमारे मार्केट्स खुलेंगे तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज लेने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन आइए चलिए नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट से किस प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 24 अंक इस समय कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स में 39 अंकों की कमजोरी है। नैस्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं 12 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। बाकी एशियन मार्केट्स भी हैं छोटे दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी उठापटक कमोडिटी स्पेस में हमने देखी है, जहां कच्चा तेल स्ट्रेंथ दिखाने के बाद फिर से फिसलता हुआ नजर आया है और सोने में लगातार चौथे दिन गिरावट दिखी है। क्या हुआ है एग्जैक्टली, पावेल साहब की कमेंट्री में क्या निकल कर आया है, मायने क्या है और मार्केट्स ने कैसा रिएक्ट किया, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल है, या रादर एक ही सवाल के दो पार्ट्स हैं। पहला तो दर्शकों को ये समझा दीजिए, पावेल साहब ने कहा ठीक है इस बार चलो तुम्हारी मान लेते हैं और रेट हाइक नहीं करते, लेकिन ये आगे की जो कमेंट्री की ये क्यों हुई और इसका मतलब क्या है? यहीं से थोड़ा आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भी बाजार पर आते हुए दिख रहा है, क्योंकि सबने एक्सपेक्ट कर लिया था कि रेट्स नहीं बढ़ेंगे। Exactly. तो वो तो अनुमान मुताबिक रहा, बट आगे एक बार नहीं दो बार और रेट्स बढ़ने की संभावना है, ये कमेंट्री में क्लियर निकल कर आ रहा है। यानी कि जो करंट रेंज है यहां से ½ % रेट्स और बढ़ सकते हैं और वो भी इसी साल रेट्स बढ़ सकते हैं, ऐसी उन्होंने संभावना जताई है, जिसकी वजह से बाजार का मूड थोड़ा खराब हुआ है, थोड़ी नर्वसनेस बाजार में लौटती हुई दिखी है। तो अच्छी बात यह है कि इस बार रेट्स नहीं बढ़ी और सारे के सारे जो 11 एफओएमसी के मेंबर्स हैं सब इस बार पक्ष में थे कि इस बार रेट्स नहीं बढ़ानी है। तो ये तो सबको दिख गया कि फिलहाल डेटा कह रहा है कि थोड़ा पॉज करते हैं, देखते हैं स्थिति कैसी है और फिर आगे का निर्णय लेते हैं। बट जो आगे के इनके अनुमान आए, जो फेड का डॉट प्लॉट कहते हैं, उसमें मीडियन रेंज जो मौजूदा 5.1% पर है वो बढ़कर 5.6% का इस साल उन्होंने अनुमान जताया। यानी कि 1/4% की दो बार और, यानी कि ½ % की रेट हाइक्स और इस बार हो सकती हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बाजार उस पर थोड़ा रिएक्ट आपको करते हुए दिख रहा है। दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इन्होंने ये फोरकास्ट किया है। हालांकि हाँ, इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, थोड़ा रेट्स जो 5% की रेट बढ़ोतरी हुई है पिछले 15 महीने में उसका इंपैक्ट भी आते हुए दिख रहा है, बट इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी बना हुआ है और आगे का इनका पाथ इकोनॉमिक सिचुएशन और इन्फ्लेशन पर निर्भर करेगा। तो जो डेटा डिपेंडेंट की बात है वो तो उन्होंने कही, बट 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डेटा में भी निकल कर आई और पावेल साहब की कॉमेंट्री में भी आपके लिए निकल कर आ रही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि फिलहाल रेट्स घटाने की कोई संभावना नहीं है, पर हां इस साल का जो मीडियन रेंज 5.6% का अनुमान है, अगले साल 2024 के अंत तक ये 4.6% का अनुमान है। यानी कि ½ % यहां से नीचे, और अगर इस साल 5.6% जाता है तो फिर वहां से 1% नीचे। यानी कि अगले साल रेट कट्स आ सकते हैं, बट इस साल रेट कट की कोई संभावना नहीं है, ये तो उन्होंने क्लियर कह ही दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि रेट्स बढ़ाने का जो पूरा प्रभाव है वो अभी भी आना बाकी है और सभी एफओएमसी मेंबर्स में सहमति है कि आगे रेट्स और बढ़ने चाहिए। अब कितने बढ़ने चाहिए उस पर थोड़ा डिवीजन है, बट आगे रेट्स बढ़ने चाहिए इस पर सहमति बनते हुए दिख रही है। इन्फ्लेशन का दबाव अभी बना हुआ है, स्पेशली कोर इन्फ्लेशन उस तरह से नहीं गिर रहा है जिस तरह से फेड चाहेगा, और इसलिए इन्होंने अपने डेटा प्रोजेक्शन में भी जो इन्फ्लेशन का एस्टिमेट था वो बढ़ाया है। यहां से तो काफी गिरेगा इन्फ्लेशन, बट जो पहले का 3.3% और 3.6% का एस्टिमेट था वो बढ़ाकर इन्होंने 3.9% कर दिया। तो इन्फ्लेशन अभी भी एक चिंता बनी हुई है और इन्होंने कहा है कि जब तक 2% का इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं हो जाता, प्राइस स्टेबिलिटी यूएस में नहीं आ जाती, तब तक फेड अग्रेसिव बना रहेगा। तो क्लियरली कमेंट्री है जो काफी इंपॉर्टेंट आपको आती हुई दिख रही है। इसलिए हम देख रहे हैं जुलाई की पॉलिसी जो अगले महीने होगी उसमें फिलहाल 65% लोग 1/4% की दरों की हाइक का अनुमान लगा रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर 3.8% पर आ गई। कल हम बात कर ही रहे थे कि इन्फ्लेशन गिर कर आया, बट बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ी हुई है, ये आपको बता रहे क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि आगे रेट हाइक्स की अभी भी संभावना है।
ओके, तो अब ये बता दीजिए कि मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया है, इन्होंने अज्यूम क्या किया है मार्केट ने, क्योंकि हमने देखा है कमोडिटी मार्केट तो वैसे ही उठापटक दिखा रहा है, लेकिन इक्विटी मार्केट में क्या कुछ हुआ है? पॉलिसी जब आई तो मार्केट स्टेबल था, ओके। बट पॉलिसी के बाद फेड चेयरमैन की कमेंट्री में डाउ में हमने एक शार्प फॉल देखा था और उसके बाद रिकवरी भी होते हुए देखी। ओके। बट हाँ, 6 दिन की डाउ की तेजी का ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। कल करीब 230 अंक नीचे फिसला है, हालांकि एंड में जो रिकवरी आई 200 अंकों के निचले स्तरों से रिकवरी लेकर भी डाउ बंद हुआ। नास्डैक और एस&पी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर रिकवरी लेकर आप 14 महीने की ऊंचाई के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में थे। कल स्मॉल कैप्स में ज्यादा मुनाफा वसूली हुई है, 1.1% नीचे आपको रसल 2000 आते हुए दिखा है। आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स ने बाजार को सहारा दिया है, हालांकि एनर्जी और हेल्थ केयर में आपने कल बिकवाली देखी है। 13 दिनों की रिकॉर्ड तेजी के बाद कल टेस्ला के शेयर भी फिसला, हालांकि मामूली सी ही इसमें गिरावट आती हुई दिखी। आज मई महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। 2.2% की ग्रोथ का अनुमान इस पर लगाया गया है। यूरोप में कल आधे % तक की बढ़त थी, कोई परेशानी नहीं है। आज ईसीबी की भी पॉलिसी आएगी, रेट हाइक पर तो ऑलमोस्ट सहमति है, बट कमेंट्री कैसी रहती है यहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कच्चा तेल कल 1.5% लुढ़का है, अच्छी बात है हमारे लिए। जो इनके भंडार हैं वहाँ पर 80 लाख की बढ़त आई है, अनुमान से काफ़ी ज़्यादा ये आंकड़ा आया है। जेपी मॉर्गन ने जो ब्रेंट का अनुमान था प्राइस का, वो इस साल के लिए घटा दिया है। इसके अलावा सोने पर आपने दबाव देखा, हालांकि डॉलर इंडेक्स पर भी प्रेशर बना हुआ है, 1 महीने के निचले स्तर के आसपास है। बेस मेटल्स दायरे में रहे, एग्री कमोडिटीज में कल थोड़ा रिबाउंड आते हुए दिखा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारा एक्शन हुआ है और जब मार्केट हमारे खुलेंगे तब और भी बहुत एक्शन होगा, सो आपको हमारे साथ बने रहना है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए, जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे, उस बीच आज आपको बाजार में हमारे रणनीति क्या अपनानी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। सर पहला तो ये जेरोम पावेल साहब की कमेंट्री के बाद यूएस मार्केट में दबाव देखने को मिला, कैसे देखते हैं सर आप कमेंट्री को और इम्पैक्ट को? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, कमेंट्री तो खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं, और जितना सोचा था उससे ज्यादा खराब है। क्योंकि ये तो पता था कि आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना रहेगी, इससे साफ साफ इनकार नहीं करेंगे। और ऐसा कह सकते हैं कि भाई आगे भी हम देखेंगे कि इस तरह का मामला बनता है। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने एक तो बात साफ कह दी कि 2 बार तो बढ़ेंगी बढ़ेगी। दूसरा ये एक और साफ कह दिया कि इस साल तो भूल ही जाओ, आपकी ब्याज दरें घटेंगी एक बार फिर से। कटौती तो बिल्कुल मना कर दिया। तो आई थिंक ये दोनों चीजें ऐसी थी जो नई थी और हमें पहले से पता नहीं था, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि पॉलिसी थोड़ी सी डराने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि अभी भी मतलब ये है कि आपको ब्याज दरें कम होना शुरू हो, उसके लिए कम से कम 6 महीना तो इंतजार कर ही लेना है। और अब 6 महीना अगर और इंतजार करना है तो फिर इसका मतलब क्लियर है कि फेड जो देखना चाहता है इकोनॉमी में महंगाई को लेकर, वो बहुत कॉन्फिडेंट है नहीं। भले ही 4% पर आ गई है, लेकिन फेड को भी समझ में आ रहा है कि ये 4% आने के पीछे कारण काफी कुछ बेस इफेक्ट का है, और अभी भी जो रिस्क महंगाई की बढ़ने की है वो मना नहीं कर सकते आप, वो बढ़ सकती है। और दूसरी बात है कि जितना कुछ एक्शन लिया है की वजह से अगर आप देखें कि इकोनॉमी पर जो असर पड़ना चाहिए था, जॉब मार्केट पर वो पड़ना चाहिए था, उतना नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल से फेड थोड़ा सावधान होकर चलना चाहता है, और वो साथ साथ इसीलिए कह रहे हैं कि 2 बार तो हम और बढ़ाएंगे ही, और उसके अलावा कटौती के लिए अगले साल। अब क्या है कि पूरे बॉन्ड मार्केट को और बाकी सब लोगों को एडजस्टमेंट करना होगा, उस लिहाज से कि अब आधा % की और गुंजाइश ऊपर की बन गई। और समझो अगर इसी तरह की मजबूत इकोनॉमी नहीं और बेस इफेक्ट खत्म होने के बाद अगर महंगाई आपकी कम ना है तो थोड़ी सी ब्याज दरें बढ़ जाती है। मुझे लगता है यही एक पॉलिसी में सबसे बड़ा नेगेटिव था। जी, तो सर हमें क्या करना है आज जब हमारे मार्केट खुलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लेवल्स पे नजर रखनी है? फ्रैंकली बताऊं मैं आपको कि जितना खराब फेड ने बोला है वैसा अमेरिकी बाजार बिल्कुल गिरे नहीं है। उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम, रिएक्शन मैच्योर्ड है, कम है, और कहीं कहीं बाजार अपने आप को तैयार कर रहा है। देखिए, न बॉन्ड मार्केट में कोई असर आया, न डॉलर इंडेक्स में कोई असर आया, जैसे तैसे है। इक्विटी मार्केट नहीं के बराबर गया है, 200 पॉइंट डाउन में गिरना एक्चुअली ये फेड की वजह से कम है, बल्कि 6 दिनों से बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा है। नेस्डेक और S&P 500 हरी निशान में बंद हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि मार्केट का रिएक्शन कोई बहुत पैनिक वाला है या डराने वाला है। हो सकता है मार्केट रिएक्शन 1-2 दिनों में दे, आज इमीडिएटली न दे। सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी मार्केट का रिएक्शन म्यूटेड रहेगा, कोई ज्यादा बड़ा उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। फेड ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि आप तुरंत बहुत तेजी से भाग जाए।
और नहीं ऐसा कहा है कि नहीं ऐसा मार्केट का रिएक्शन है कि आप तेजी से घट जाए, तो मुझे लगता है वही रेंज बाउंड ट्रेड रहने की उम्मीद कर सकते हैं हमारे बाजारों से भी। और सपोर्ट जो आज के लिए मार्केट पर रहेगा वो सपोर्ट की रेंज 18,635 से 18,690 की रहेगी। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है। 18,825 18,875 ऊपर सप्लाई जोन है आपके लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,675 42,825 ये जगह है खरीदारी करने के लिहाज से ठीक। और 44,175 से 44,275 इस रेंज में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की आप कर सकते हैं जी। वैलिड पॉइंट सर धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए एग्जैक्टली आज क्या एक्सपेक्ट करके चलना है। तो क्लियरली सर ने बता दिया आपको रेंज 18,635 से 690 सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए होगी 18,875। यहाँ पर वो लेवल है जहां पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा। बैंक निफ्टी के लिए 43,825 ये एक क्रूशियल लेवल होगा बतौर सपोर्ट। एंड 44,175 से 275 ये वो रेंज होगी जहां पर कुछ रुकावट बैंक निफ्टी के लिए बन सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 60 में जो है सेबी के ऑर्डर के खिलाफ सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। साथ में अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। टीसीएस फाइनल डिविडेंड है 24 रुपए का, तो भाव खुलते ही यहाँ पर ये इंपैक्ट रहेगा। और वरुण बेवरेजेस यहाँ पर भी देखिए स्टॉक स्प्लिट है 10 पेड अप से अब 5 पेड अप होगा, तो इसका भी इंपैक्ट आपको स्टॉक के भाव में नजर आएगा। अब बात करें खबरों की तो एक्सिस बैंक ये स्टॉक सबसे पहले रडार पर रखिए क्योंकि एक्सिस बैंक में ब्लॉक डील के जरिए बेन कैपिटल अपनी हिस्सेदारी जो है करीब 0.75% बेचेगी। और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो 1.4% के आसपास का जो डिस्काउंट है 964 से लेके 978 के आसपास जो है ये डील होने की संभावना है। टोटल डील की वैल्यू है 2,192 करोड़, तो यहाँ पर भी इसका असर रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार कंपनी अपने प्रीमियम प्रोडक्ट सेगमेंट में विस्तार करती जा रही है। अब नई लॉन्च की है इन्होंने बाइक एक्सट्रीम 160R, तो यहाँ पर आप फोकस रखेंगे। शुरुआती कीमत है 1,27,000 रुपए। एसजीवीएन लगातार यहाँ पर देखें तो खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ महाजेनको के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया जहाँ पर महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो रिन्यूएबल पावर के ऊपर काफ़ी सारे हैं, जैसे सोलार है, हाइब्रिड है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको लेकर आगे एसजेवीएन काम करता हुआ नजर आएगा। आरईसी ये स्टॉक भी रडार पर रखे क्योंकि 24 जून को बोर्ड की बैठक है जहां पर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया जाएगा। और साथ में एफडीसी इस स्टॉक के ऊपर भी खास फोकस रखेगा क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 1,94,000 शेयर जो है खरीदे हैं और अब इनकी हिस्सेदारी 4.97% से बढ़कर 5.09% हो गई है। और अंत में एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी ये स्टॉक कल भी हमने आपको बताया था, सेम प्रमोटर है अथर्व ग्रीन, इन्होंने करीब 1,08,000 शेयर बेचे हैं और अब इनकी हिस्सेदारी जो है 0.25% से घटकर 0.16% हो गई है। राइट आशीष, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है वो भी आपके सामने रख देते हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी है जिस पर करना है फोकस, ये बताने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था कमोडिटी लिंक्ड जितने सेक्टर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, फिर चाहे वो मेटल हो, एनर्जी हो, ऑयल एंड गैस हो, एफएमसीजी स्पेस दमदार प्रदर्शन था। इसी एरिया में फोकस करेंगे आज आप या कुछ और सेक्टर्स हैं दिमाग में? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए क्लियर कट, पहले तो अगर मैं इंडेक्स का जिक्र करूं तो निफ्टी में क्लियर कट स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, आउट परफॉर्मेंस है और उसका कारण यही है जो आपने जिक्र किया, जो ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन है, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोज, इन तरफ से जिस तरह से स्पेशली रिलायंस जिस तरह से कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है निफ्टी और रिलेटेड स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी अभी भी। लेवल्स की अगर बात करता हूँ तो 18,700-720 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी में, जहां पर खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। 18,680 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इंट्राडे के लिहाज से। और अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि 18,870, 18,920 तक के टारगेट आज या फिर कल तक देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। तो निफ्टी में डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेंड है। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है अभी, यहाँ पर क्लियर कट एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। फिलहाल अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ तो एक बेसिकली नो ट्रेड ट्रेजेक्ट्री में है। 43,700 का एक स्टॉप लॉस के साथ गिरावट पर खरीदारी करके चलने का एक ब्रॉडर व्यू है। अपसाइड में 44,200 के ऊपर अगर निकलते हैं तो मोमेंटम फर्दर स्ट्रांग होता नजर आएगा। 44,500 की तरफ एक मूव बनती हुई नजर आ सकती है। अब इंडिविजुअल सेक्टर और स्टॉक्स की अगर नेहा जी बात की जाए तो देखिए ऑफकोर्स मेटल्स की तरफ से कल बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन अक्सर ये जो सेक्टर्स हैं ये बेसिकली एक दो दिन के रनअप के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि
आज अगर थोड़ा सा कोई रिट्रेसमेंट इस सेक्टर में मिलता है, स्पेशली JSW स्टील या टाटा स्टील में, तो डिप्स पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। हो सकता है अगला बड़ा मूव आने वाले 1 से 2 दिन के बाद आए। आज के लिए जो ट्रेडिंग आइडियाज मेरी तरफ से है, वो पहला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स का, जो कि एक अच्छे रनअप के बाद 3 से 4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद अब एक अपमूव के लिए तैयार है। 560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि यहाँ पर 590 और 600 रुपए तक के लक्ष्य आते हुए नजर आ सकते हैं, तो टाटा मोटर्स पहला खरीदारी का आइडिया रहेगा। दूसरा, कल हमने देखा कि काफी दिन की कंसोलिडेशन के बाद केमिकल स्टॉक में भी खरीदारी बनते हुए नजर आई, तो दीपक नाइट्राइट दूसरा स्टॉक है जो कि एक बड़े अपमूव के लिए तैयार है। तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2114, 2115 के आसपास का कल का क्लोजिंग है, यहाँ पे खरीदारी करें। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 2180 और 2200 रुपए तक के टारगेट आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 2070, 2075 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए और दीपक नाइट्राइट मेरी तरफ से दूसरा खरीदारी का आइडिया रहेगा। और फाइनली मैं आज एक ऑप्शन ट्रेड भी देना चाहूंगा, वो रहेगा मारुति में। मारुति मुझे लगता है कि नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद जिस तरह से 4-5 दिन में करेक्ट हुआ है, वापस से खरीदारी की जोन में आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से मारुति में एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो 9500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे, जो कि कल 188, 189 रुपए के आसपास बंद हुआ है। यहाँ पर 160 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और अपसाइड में 260 और 300 रुपए तक के टारगेट के लिए मारुति की 9500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी भी करके चलने की सलाह है। ओके, धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो टाटा मोटर्स करनी है खरीदारी 590, 600 के टारगेट के लिए। दीपक नाइट्राइट 2180, 2200 तक का अपसाइड टारगेट दिखेगा और मारुति का 9500 की कॉल लेनी है 300 के अपसाइड टारगेट का। आइए अब समझते हैं कमोडिटी बाजार की रणनीति के बारे में। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जरा बताइए कच्चे तेल में आज क्या करना है? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए $73 के आसपास चल रहा है ब्रेंट में। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 5645 के आसपास है। तो कल जिस तरीके का फेडरल बैंक का डिसीजन आया है, उन्होंने फैट रखा है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि साथ वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर जो है वो कमोडिटी मार्केट पे रहेगा। तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। कल हमने देखी इन्वेंट्री भी बढ़कर आई थी क्रूड की, तो वो अगेन एक थोड़ा नेगेटिव है। तो क्रूड में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए, करीबन 5700 में बिकवाली करें, 5850 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि 5500 तक आ सकता है और ब्रेंड लग रहा है कि अगेन एक बार 71 से लेकर $70 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखने को मिल सकती है। सोने चांदी में क्या करें? देखिए सोने चांदी में भी एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है और आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो करीबन $1934 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 59,500 में बिकवाली करें, 59,750 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लग रहा है कि 59,000 तक आ सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $1930, $1925 तक के लेवल आ सकते हैं। सिल्वर वहीं देखें तो अब $23.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर में भी करीबन 73,000 के आसपास बिकवाली करें, 73,750 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 71,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में भी आज हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है बुलियन और कच्चे तेल में। धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो रणनीति रखने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज कहां है नजर। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल लेकर। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। देखिए टाटा केमिकल्स ये स्टॉक रडार पर रखिए। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है। लगातार यहाँ पर प्राइस कट्स हमने देखे हैं। अब टारगेट कट हुआ है 1192 से घटाकर 916 रुपए। अपोलो हॉस्पिटल्स पर इनिशिएट किया है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग के साथ 5,950 रुपए का लक्ष्य दिया है। मैक्स हेल्थकेयर सिमिलर स्पेस की कंपनी है, न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 620 का टारगेट और फोर्टिस हेल्थकेयर यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग है। करंट मार्केट प्राइस से अच्छा टारगेट है 355 रुपए का। ग्लोबल हेल्थ इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस रखेंगे क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है, 710 का टारगेट है। और अंत में टाइटन, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 3200 से बढ़ाकर 3300 कर दिया है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को करते हैं रैप अप। बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।